तो फिर गुड आफ्टरनून सब लोग। और आप लोगों का स्वागत है आपके डे 18 में। ऑन ऑन एग्रीमेंट स्टडी करेंगे आज हम लोग। एग्रीमेंट्स कौन कौन से करंट अफेयर्स में जो जो एग्रीमेंट्स हुए हैं पिछले 8-10 महीने में, वो सारे हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब अपना डे 18। सबसे पहले हमने देखा कि यूएई के साथ एग्रीमेंट किया इंडिया ने। क्या नवंबर 1 को किया। इसके साथ यूएई ने एक एमओयू साइन कर दिया। इसके साथ इंडिया के साथ किया ऑब्वियसली। किस लिए किया? डीपेन द कल्चरल एंड एकेडमिक टाइज। मेनली आपका एकेडमिक टाइज को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए आप एक एमओयू साइन हुआ। एकेडमिक मतलब पढ़ाई लिखाई की बातें होगी इंडिया और यूएई के बीच में। ठीक है, और क्या क्या है यूएई के बीच में? इंडिया और यूएई हैव ऑलरेडी साइन सीपा। सीपा क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो सीपा से क्या होता है, आपके क्या कहते हैं, ट्रेड में छूट मिलती है। दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे को ट्रेड में कुछ कुछ छूट देते हैं। जैसे कि इंडिया और यूएई हैव साइंड एन एमओयू बिटवीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई। तो लोकल करेंसी सिस्टम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है कि भाई जो भी हम लोग ट्रेड करेंगे लोकल करेंसी में करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि भाई इंडियन रूपी में पेमेंट कर सकते हैं, या आपका यूएई के जो यूएई में जो दिरहम चलता है, ठीक है, दिरहम में या फिर इंडियन रूपी में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये एक ऑलरेडी चल रहा है। तो ये बात हुई यूएई का। ये सब तो पुरानी बातें होगी सीपा और ये, लेकिन ये आपका करेंटली एकेडमिक टाइज के लिए ये नया एमओयू साइन हुआ है फॉर एकेडमिक टाइज। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब आते हैं काबिल। काबिल क्या है? काबिल इज खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड क्या करता है? दूसरे कंट्रीज में जाएगा। ये बेसिकली इंडिया की कंपनी है जो दूसरे कंट्रीज में जाके एक्सप्लोरेशन करेगी। एक्सप्लोरेशन करने में खर्चा करेगी और एक्सप्लोर करके कुछ मिनरल मिलता है तो उसका कुछ फायदा दोनों कंट्रीज को मिलेगा। जैसे कि अभी इन्होंने कहा है कि भाई अर्जेंटीना के साथ इन्होंने एग्रीमेंट कर दिया। अर्जेंटीना की कंपनी का नाम है केमेन। केमेन के साथ काबिल जो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है, उन्होंने एमओयू साइन किया और पांच पांच ऐसे लिथियम को माइन करने के ब्लॉक्स अर्जेंटीना ने दे दिए। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है कि लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काम किया है, किसी दूसरे कंट्री के साथ एक एमओयू साइन किया है। ठीक है, अच्छा लिथियम के लिए इतनी मारामारी हो क्यों रही है ये हमें पता है, क्योंकि इसे व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। बिकॉज बेसिकली ग्रीन ऑप्शन ढूंढ रहे हैं हम लोग। और पोल्यूशन के लिए हम लोग देखते हैं कि हमारे जो व्हीकल्स है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट मोस्टली। तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाए तो कितना अच्छा हो। लेकिन सुनने में तो अच्छा लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हमें बैटरी चाहिए होता है, और बैटरी बनाने के लिए हमको लिथियम चाहिए होता है। तो जब तक लिथियम नहीं मिलेगा तब तक बैटरी नहीं बनेगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए अभी आगे के समय में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चलन बढ़ने वाला है, इसलिए लिथियम को का भी वैल्यू धीरे धीरे आप लोग देखेंगे बढ़ेगा। तो इसलिए लिथियम को लोग मतलब प्राप्त करने के लिए अपना जोर लगा रहे हैं। तो यही काम हमारे काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने किया है, इंडिया ने किया है, और 5 ब्लॉक्स लिथियम के लिए है। अच्छा लिथियम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये लिथियम ट्रायंगल में पड़ता है। अब लिथियम ट्रायंगल क्या है देखेंगे, ये आपका साउथ अमेरिका का हमने मैप लगा दिया। साउथ अमेरिका के मैप में आप देखेंगे यहाँ पे अर्जेंटीना, बोलीविया और जो चिली है, इस रीजन में आपके लिथियम के काफी रिजर्व्स पाए जाते हैं। लिथियम के काफी रिजर्व्स पाए जाते हैं, तो भाई लोगों ने सोचा कि भाई लिथियम यहाँ से लिया जाए। तो अभी इस एरिया में अर्जेंटीना के साथ ये हुआ है। अर्जेंटीना के साथ आपका एमओयू साइन हुआ है कि लिथियम का जो एक्सप्लोरेशन है वो इंडिया करेगी, और कौन सी कंपनी करेगी? काबिल, KABIL, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अच्छा अर्जेंटीना के बारे में कुछ और बातें देखते हैं। पहली बात है, ये जो 3 जो कंट्रीज है हमने देखा, चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया। यहाँ देख रहे हैं हम लोग चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, ये कम से कम 50% जितना भी टोटल लिथियम है वर्ल्ड का, इन 3 कंट्रीज से ही आता है। ठीक है, और अगर अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना इज द सेकंड लार्जेस्ट लिथियम रिसोर्स, थर्ड लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व्स, और फोर्थ लार्जेस्ट लिथियम प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये अर्जेंटीना की बात होगी। फोर्थ लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है ये। ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट आपके रिसोर्सेस है, रिजर्व्स है। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व्स है, और फोर्थ लार्जेस्ट प्रोडक्शन करने वाला कंट्री है हमारा अर्जेंटीना। तो ये बात होगी हमारे इंडिया और अर्जेंटीना के इसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यूनियन कैबिनेट इंडिया और इटली। इंडिया इटली ने एक एमओयू साइन किया है, किसके लिए? माइग्रेशन और मोबिलिटी के लिए। तो माइग्रेशन मोबिलिटी का मतलब ये है कि कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो इसमें जाननी, कि टेम्पररी रेजिडेंस हो जाएगा। इंडियन स्टूडेंट्स अगर इटली में जाके पढ़ते हैं, ग्रेजुएट करने के 12 महीने तक इटली में रह सकते हैं वहां पे। ग्रेजुएट सीकिंग प्रोफेशनल एक्सपोजर इन इटली पोस्ट एकेडमिक, मतलब इटली में आपने पढ़ाई करी, अब पढ़ाई करने के बाद तुरंत आपका कंट्री बाहर ना निकाल दे, 10-12 महीने तक इटली में रह के वहां पे कुछ ट्रेनिंग कुछ चीज सीख सकते हैं, या वहां पे टेम्पररी रेजिडेंस कर सकते हैं हम लोग 1 साल तक।
तो ऐसा कुछ एग्रीमेंट हम लोग करते हैं। इसके अलावा ये जो आपके माइग्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो फॉर वर्कर्स, ठीक है, वर्कर्स जो आपके इंडियन वर्कर्स, सीजनल नॉन सीजनल वर्कर्स जो लिटली में जाते हैं, उनके लिए भी ये आपका एग्रीमेंट काम करेगा। तो ये दैट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड इटली फॉर माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट। नेक्स्ट आप हम लोग बात करते हैं, आपका यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया एक एमओयू प्रसार भारती। प्रसार भारती रेडियो के लिए है, और रेडियो का मलेशिया का इज आरटीएम, ठीक है, रेडियो टेलीविजन मलेशिया। अब ये टेलीविजन का स्पेलिंग गलत नहीं है, वो टेलीविजन का मलेशिया लोग ये यही स्पेलिंग रखते हैं, ठीक है। तो रेडियो टेलीविजन मलेशिया जो कंपनी है मलेशिया की, और जो प्रसार भारती है, इन दोनों ने एमओयू साइन किया। तो ये लोग कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम्स करेंगे, कुछ इधर उधर की कल्चरल करेंगे कि भाई थोड़ा कुछ आप मलेशिया का कुछ कल्चर का कोई प्रोग्राम कर दें, एजुकेशन का प्रोग्राम कर दें। तो इस तरीके का एक एमओयू साइन हुआ है कि थोड़ा इंडिया का कल्चर मलेशिया को जाए, थोड़ा मलेशिया का कल्चर के बारे में इंडिया के लोगों को भी मालूम चले। एक प्रकार के सॉफ्ट पावर बढ़ाने का ये टेक्निक होता है, और ये एक एग्रीमेंट के बारे में हम लोगों ने पता किया। अभी ये मार्च की न्यूज देखते हैं, थोड़ा बहुत पुराना न्यूज है। तो मार्च 2023 में क्या हुआ, सऊदी अरेबिया ने शंघाई कॉरपोरेशन और कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एज अ डायलॉग पार्टनर, फुल पार्टनर नहीं, फुल मेंबरशिप नहीं, एज अ डायलॉग पार्टनर। लेकिन एक शुरुआत होती है, डायलॉग पार्टनर बनने के बाद फाइनली आपका फुल मेंबर बन ही जाता है। तो एक्चुअली क्या है, सऊदी अरेबिया क्या है, उनका एक पॉलिसी है पिवट टू एशिया। अब सऊदी अरेबिया कह रहा है कि भाई हम लोग थोड़ा एशियन कंट्रीज पे फोकस करते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप बेटर करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो यूएसए एलाई था, लेकिन वो चाहता है कि अब थोड़ा सा एशिया की तरफ हम लोग का झुकाव हो। तो ये है रियाद का थिंकिंग, इसीलिए वो एससीओ ज्वाइन करना चाहता है। एससीओ की अगर बात करें तो 2001 में चालू हुआ था। किस किसने किया था, चाइना, रशिया और आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज। कौन से सेंट्रल एशियन कंट्रीज, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। अब भाई सऊदी अरेबिया भी कह रहा है कि अब ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, 2001 में, लेकिन इंडिया का नाम नहीं है, लेकिन बाद में इंडिया भी ज्वाइन करता है। तो बेसिकली ये एक पॉलिटिकल सिक्योरिटी और ट्रेड मतलब ट्रेड भी हो देखेंगे, सिक्योरिटी भी देखेंगे, पॉलिटिकल भी इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा। कौन कौन है, चाइना, रशिया, ये तो स्टार्ट ही किए थे, और आपके इंडिया पाकिस्तान बाद में ज्वाइन होता है, ठीक है। तो सीधे सीधे समझेंगे, देखिए चाइना है और पाकिस्तान है, रशिया है और इंडिया है, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान इंडिया बाद में ज्वाइन होता है, ठीक है। इसके अलावा आपके 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज है। कौन कौन से, आपके उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। एक बार मैप पे देखते हैं इसको, ठीक है ना। ये है आपका उज्बेकिस्तान, ये है आपका कजाकिस्तान, ये आपका किर्गिस्तान और ये आपका तजिकिस्तान, ठीक है। तो कौन सा सेंट्रल एशियन कंट्री नहीं है, ये तुर्कमेनिस्तान इसमें पार्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आपका पूछ लेगा कभी कभी, ये चीज चेक करेगा कि कौन सा सेंट्रल एशियन कंट्री एससीओ का मेंबर नहीं है, वो है तुर्कमेनिस्तान। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करते हैं। ये 9 अप्रैल 2023 को आपका मैसूर कर्नाटका में 50 साल हो गए प्रोजेक्ट टाइगर को। प्रोजेक्ट टाइगर में पता कब चालू हुआ था, 1973 में चालू हुआ था। तो उसको 50 साल सेलिब्रेट करते हुए आपको श्री नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि हम लोग अब से एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया के साथ साथ नेपाल भी इसमें एक फाउंडिंग मेंबर की तरह आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किसको, 7 बिग कैट्स, 7 बड़े कैट जो हैं। तो टाइगर लायन तो पता ही है, इसके बाद लेपर्ड भी है, स्नो लेपर्ड भी है, चीता इंडिया से एक्सटेंड हो चुका है लेकिन दूसरे कंट्रीज में तो है ही, जगुआर, पूमा, और कई बार इंडिया भी चाहता है कि चीता, क्योंकि इंडिया में एक्सटेंट हो गया है तो और ज्यादा चीता लाया जाए। तो अभी आप न्यूज में देख रहे होंगे कि चीता लाते हैं, कुछ लोग मर जाते, कुछ चीता मर जाते हैं, तो ये सब बात होती है, ठीक है। सो बेसिकली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस चालू हुआ आपका 9 अप्रैल 2023 को। तो आपके 97 रेंज कंट्रीज कवरिंग नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ, ये सारे जो आपके 97 कंट्रीज में बेसिकली पाया जाता है। तो एक तरीके से एक स्टेप है कि सारे जो कंट्रीज साथ में आए और प्रोटेक्ट करें कैट्स को, क्योंकि ये एक्सटिंक्ट ना हो जाए, ठीक है। तो अब लोग यहाँ पे ये भी याद रख लो कि हु इज द एनवायरमेंटल मिनिस्टर। तो भूपेंद्र यादव जी हमारे एनवायरमेंटल मिनिस्टर है। मिनिस्टर अगर पूछे तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, तो भाई अगला है हमारा, देखिए असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में काफी ज्यादा डिस्प्यूट चलता था, किसको लेके, उनके बॉर्डर को लेके। फाइनली ऐसा हुआ कि हिस्टोरिकल एग्रीमेंट साइन होता है असम और अरुणाचल प्रदेश का, और क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बैठ के इनको कह दिया जाता है अब देखिए आप फाइनल एक मैप बना लेते हैं, और इस मैप को बनाने के बाद फिर आप और नहीं क्लेम करेंगे कोई टेरिटरीज। तो फाइनली असम और अरुणाचल प्रदेश मतलब बातचीत करते हैं और फाइनल करते हैं एक फाइनल टेरिटरी, फाइनल जो बॉर्डर लाइन बिटवीन असम एंड अरुणाचल प्रदेश, और जो डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट, स्टेट के बॉर्डर का डिस्प्यूट, वो फाइनली आपका ओवर होता है। ये भी आपका न्यूज मार्च का ही है, ठीक है। अब मार्च 2023 की बात करें तो देखिए वेदांता
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये कंपनी किसकी है? वेदांता की है, प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है वेदांता। और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, एक्चुअली क्या हुआ, वेदांता के फाउंडर है अनिल अग्रवाल साहब। तो अनिल अग्रवाल साहब के नाम पे वेदांता वालों ने कहा कि हम देखिए इनको याद करते हुए एक स्टेडियम बनाएंगे, ठीक है। ये ये आपके द स्टेडियम विल बी नेम्ड द अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आफ्टर द चेयरमैन। भाई चेयरमैन जो है उनके नाम पे ये आपका बनाया जाएगा स्टेडियम। तो भाई राजस्थान वालों के पास गया, ये वेदांता वाले कहते हैं कि भाई आप स्टेडियम बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है बनाइए, पैसे वैसे आप खर्च करिए, बनाइए स्टेडियम, कोई दिक्कत नहीं, और आपका नाम दे दिया जाएगा। तो अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनने की बात है आपका जयपुर राजस्थान में, ठीक है। तो ये वेदांता के चेयरमैन है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यूआईडीएआई, जिनका आधार है, और आईआईटी बॉम्बे। ये चाहते हैं कि नॉर्मली आपके बायोमेट्रिक में क्या हाथ को टच कराना पड़ता है, अंगूठे को। अब ये कह रहे हैं हाथ टच कराने की जरूरत नहीं है, ऐसे दूर से रखिए, ऐसे दूर रखिए, और ये तुरंत जज कर लेगा कि आइडेंटिफिकेशन जज कर लेगा। तो इस प्रकार का बायोमेट्रिक जो सिस्टम है ये बनाने के ऊपर रिसर्च करना चालू कर रहे हैं। ये मोबाइल कैप्चर सिस्टम फॉर फिंगरप्रिंट, ठीक है। तो ये इस तरीके का बना रहे हैं। तो ये अगर सवाल आएगा तो आपको बताना चाहिए कौन बना रहा है, यूआईडीएआई और आपका आईआईटी बॉम्बे। फिर अगला है पहला एप्पल स्टोर। एप्पल जो है, एप्पल के जो सीईओ साहब हैं, टिम कुक नाम है उनका, उन्होंने कहा है कि भाई इंडिया में एप्पल स्टोर खरीदना चाहिए। इंडिया में काफी रिच लोग हैं और हमारी बिक्री इंडिया में बड़ी गढ़ेगी, ऐसा सोचते हुए, काफी खर्चा करते हुए, देखिए ये आपका बॉम्बे कुर्ला कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला फर्स्ट स्टोर ऑफ इंडिया स्टार्ट होता है इन अप्रैल 2023 मुंबई में। ये जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल, ये जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल देख रहे हैं ना, सुंदर सा मॉल बना हुआ है, ये आपका बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स एरिया है, वहां पे ये मॉल बना हुआ है। इसी मॉल में ये देखिए आप एप्पल का स्टोर खुला हुआ है। तो यहाँ पे आप कुछ भी खरीदिए, आईफोन खरीदिए, एयर टैग खरीदिए, एप्पल वॉच, एप्पल टीवी, जो मना है खरीदिए। तो ये सारी बात हम लोगों ने देखी, सबसे पहला हमारा एप्पल स्टोर इन इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला है न्यूज आइटम। 28 अप्रैल तक पहुंच गए हम, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ मॉरिशस। तो मॉरिशस कहाँ है? मॉरिशस ये देखिए यहाँ पे अफ्रीका में है, ये कैपिटल पोर्ट लुइस मेडागास्कर के पास, ये हमारा इंडिया, ठीक है। देख रहे हैं दूरी कितनी है, ठीक है। तो आपका ये जो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड मॉरिशस और आपके महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MIDC, बेसिकली आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट और जो मॉरिशस गवर्नमेंट के बीच में एक MOU साइन होता है। किस लिए होता है? ट्रेड बढ़ाइए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, मॉरिशस और इंडिया का ट्रेड बढ़ाने के लिए। तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टमेंट्स, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए भाई एक सिंगल प्लेटफॉर्म है कि इंडिया का भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मलेशिया और मॉरिशस का भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसको करने के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है। तो उसके लिए एक MOU साइन किया गया है। तो ये बात हो गई महाराष्ट्र और मॉरिशस का। तो कौन सा कंट्री है जिसने महाराष्ट्र के साथ MOU साइन किया? वो है मॉरिशस। क्यों? ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए। आगे देखते हैं। अब उसके बाद हमारे दो स्टेट आते हैं यहाँ पे, गोवा और ये हमारे उत्तराखंड। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हमारे पुष्कर सिंह धामी, वो है। और इसके अलावा आपके रोहन काउंटे जो हैं, ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, किसके? गोवा के। तो उन्होंने MOU साइन किया कि भाई टूरिज्म बढ़ाइए, भाई गोवा भी टूरिस्ट स्टेट है और उत्तराखंड भी टूरिस्ट स्टेट है, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये आप देख रहे हैं फोटो में, ठीक है, दोनों मंत्री जो हैं आपके, एक CM साहब और हमारे ये काउंटे साहब, उन्होंने MOU साइन किया टूरिज्म बढ़ाने के लिए। भाई उसमें देखो अपना देश इनिशिएटिव वगैरह सब लॉन्च कर रहे हैं, उसका हेल्प यूज करके टूरिज्म बढ़ाने की बात भी यहाँ पे हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये देखिए ये आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनने का प्लान है, ठीक है। यहाँ पे भाई इंडिया को कनेक्ट करना है हमें। इसके बाद ये ईरान है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो एक्चुअली में इसी को पूरा करने के लिए जोर लगा रहे हैं रशिया के प्रेसिडेंट। तो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब और ईरानियन प्रेसिडेंट आपके इब्राहिम राइसी, ठीक है। कौन है ईरान के प्रेसिडेंट? देखिए इब्राहिम राइसी है। उन्होंने डील साइन करी एक रेलवे लाइन बनाने के लिए बिटवीन ईरान, रस्ट एंड अस्तारा। ये आपका यहाँ पे रस्त दिख रहा है, इसके जस्ट पास नॉर्थ में थोड़ा अस्तारा है। तो रस्त अस्तारा छोटा सा दो प्लेस है ईरान में, इनके बीच में आपका कॉरिडोर, ये आपका रस्त है, ये आपका अस्तारा है। इसको कनेक्ट करने हम लोग क्या कहते हैं, रेलवे लाइन से, ठीक है। तो ये जो लाइन है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो 4500 माइल्स लंबा नेटवर्क है, रोड का है, रेल का है, शिप्स का है, ठीक है। दैट मूव्स स्ट्रेट बिटवीन यूरोप, सेंट्रल एशिया, अजरबैजान, ईरान एंड इंडिया। इनके बीच में सामान आपका कैरी करना है। अब ये जरूरी क्यों है? ये देखिए ये वाला जो लाइन है, ये पूरा जो लाइन है, दिस इज आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। कहां कहां से जा रहा है ये आपका अजरबैजान से जाएगा, देखिए इंडिया से निकलेगा, ठीक है, इंडिया से निकलेगा, इसको समझते हैं।
तो पहले थोड़ा साफ करते हैं, ठीक है। अब ये वाला क्या हुआ, इंडिया से हमारा प्लान पूरा निकला। इंडिया से सी रूट लेगा ईरान तक, ईरान तक सी रूट से पहुंचेगा, ईरान तक सी रूट से पहुंचने के बाद आपका ये आपका रस्ट पहुंचेगा ईरान के एंड में। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा अजरबैजान है, ठीक है, अजरबैजान से साइड लेके सीधा ही मॉस्को पहुंच जाएगा। तो ये रूट बड़ा छोटा है तो काफी बड़ा, लेकिन अगर कंपैरेटिवली आपका इंडिया से कोई भी चीज अगर पहुंचनी होती है रशिया में, तो ऐसे सी रूट से जाता है, ऐसे सी रूट पकड़ के जाता है, कोई भी लैंड रूट नहीं है। तो इतना लंबा रूट कवर करने के बाद फिर जाके कोई सामान रशिया पहुंचता है या रशिया से इंडिया आता है। तो उसमें काफी ज्यादा तेल का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा खर्चा और काफी ज्यादा समय लगता है। अगर ये वाला रोड लिंक हमारा खुल जाए तो ट्रेड बहुत ही ज्यादा इजीली हो जाएगा इंडिया से रशिया तक, और बीच में जो जो कंट्रीज आएंगे वो भी उसका लाभ लेंगे। तो ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उसी का रस्ट अस्तारा जो एक रेलवे लाइन है ईरान में, वो आपका करने की यहाँ पे बात चल रही है। दैट इज अस्तारा रस्ट कज़वीन रेलवे कनेक्ट द एग्जिस्टिंग रेलवेज ऑफ रशिया, ईरान और अजरबैजान। ईरान अजरबैजान में बाकी भाई रेल लिंक हो रखा है, तो इसको जोड़ने की बात है, ठीक है, ताकि हमारा ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांजिट कॉरिडोर है वो अपना काम करने लगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था इटली और इंडिया का, रिसेंट में हुआ है मई में 23 की बात है, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में भी आपका माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप हुआ था। अभी हमने क्या पढ़ा था, इंडिया और इटली का, ठीक है। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का भी आपका माइग्रेशन प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इससे फायदे बड़े होते हैं, वही सेम फायदे होते हैं कि भाई माइग्रेशन मोबिलिटी बढ़ जाती है, और जो इलीगल आपके इमिग्रेशन का जो इशू है वो भी सॉल्व हो जाता है। फायदा किसको होता है, स्टूडेंट को होता है, जो अपना पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं, वहां कुछ साल और रहना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो वो ये सब आसान हो जाता है। वर्क वीजाज और बिजनेस वीजाज करना भी इजी हो जाता है। तो इस प्रकार का एक एग्रीमेंट, आपका मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया गया है इंडिया के द्वारा। इसके अलावा देख लेते हैं भाई नेक्स्ट, नशा मुक्त भारत अभियान। नशा मुक्त भारत अभियान क्या कहता है, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन सा डिपार्टमेंट, एक तो आर्ट ऑफ लिविंग और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है। सोशल जस्टिस और एनवायरमेंट का जो डिपार्टमेंट और आपका आर्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, इन्होंने एक भाई मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट किया कि भाई नशा मुक्त अभियान करना है, और ये इसको और ज्यादा बढ़ाना है। 372 डिस्ट्रिक्ट में नशा मुक्ति केंद्र हैं, इनको और बढ़ाए जाएंगे। तो आर्ट ऑफ लिविंग का भी हेल्प लिया जाएगा, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एनवायरमेंट भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिफेंस प्रोडक्शन की बात करें तो डिफेंस प्रोडक्शन 2021-22 में इसका जो प्रोडक्शन था, डिफेंस प्रोडक्शन, दैट वाज 95,000 करोड़। अभी वो 1 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है, ठीक है, 1,06 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड डिफेंस प्रोडक्शन हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे क्या है ना, आपका चाइना, यहाँ पे देखिए रशिया का पोर्ट है व्लादिवोस्तोक, ठीक है। अब मान लीजिए व्लादिवोस्तोक में, चाइना में यहाँ कहीं पहुंचना है, कहीं से सामान आ रहा है, तो भाई आपका ऑब्वियसली सी से आएगा, यहाँ पे कहीं रुकेगा, यहाँ से फिर कनेक्ट होगा। अगर व्लादिवोस्तोक पोर्ट का इस्तेमाल कर ले तो इस जगह पहुंचना आसान हो जाएगा ना। तो इन एरियाज में, ये सारे जो एरियाज है चाइना के, यहाँ पहुंचना डिफिकल्ट हो रहा है, तो उसके लिए क्या किया है, चाइना विल मेक यूज ऑफ रशियन पोर्ट ऑफ व्लादिवोस्तोक। व्लादिवोस्तोक का जो पोर्ट है रशिया का, इसका यूज करेंगे एज अ ट्रांजिट हब for domestic shipments of goods from its northeast Zhejiang province to the eastern part of the country to bring down the transportation cost, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट पार्ट, भाई नॉर्थ ईस्ट पार्ट और ईस्टर्न पार्ट के बीच में कनेक्शन जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो भाई रशिया ने बोला हाँ भाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका एमओयू साइन होता है। नेक्स्ट है आपका आईआईटी मद्रास और इजराइल, ठीक है, ने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया, जिसमें कहा कि भैया इंडिया इजराइल सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी, COWT, एक सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी। सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी क्या होगा, इसका फोकस होगा जो वाटर रिसोर्सेस हैं उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए। तो ये COWT जो है, सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी, कहाँ बनेगी, आईआईटी मद्रास में बनेगी, और इसको बनाने में कौन हेल्प करेगा, इजराइल हेल्प करेगा। तो आई होप ये बात समझ में आ रही है। भाई वाटर टेक्नोलॉजी के लिए इजराइल हेल्प कर रहा है इंडिया को, आईआईटी मद्रास में बनेगा। तो दो चीजें यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये कौन सी कंट्री के साथ ये वाटर टेक्नोलॉजी बन रही है, इजराइल के साथ। ये बनेगा कहाँ पे, आईआईटी मद्रास में, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर आज चंडीगढ़ में बनेगा। इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में बनेगा। यहाँ पे श्री बनवारी लाल पुरोहित है, ये पंजाब के गवर्नर है और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी ऑफ चंडीगढ़, और एयर चीफ मार्शल आपका BR चौधरी। तो BR चौधरी जी हैं, ये तो नाम भी याद रखने जरूरी है भाई। BR चौधरी जो है
वो कौन है? एयर चीफ मार्शल है। साथ ही साथ आपके यूटी के जो एडमिनिस्ट्रेटर है चंडीगढ़ के, वो बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। उन्होंने भाई एमओयू साइन करा और कहा कि भाई एक एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा चंडीगढ़ में। उसमें भाई लैंड वैंड का आवंटन वगैरह का सारा काम किया जाएगा। तो उसी में आपका हेरिटेज सेंटर बनेगा उस लैंड पे, ठीक है। तो ये एक एमओयू साइन होता है आपका। इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर कहाँ बनेगा? चंडीगढ़ में। याद रखिए, इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में बना रहे हैं। अब आते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, ये अहमदाबाद से लेके, ठीक है, ये अहमदाबाद से लेके साबरमती, सूरत, विरार और थाने, ये चार जो आपके सिटीज है, ये आपके कनेक्ट होंगे एक रेलवे लाइन से, ठीक है। रेलवे लाइन से कनेक्ट होने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 8 मई को ऐसा हुआ कि भाई आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इसके साथ आपका जापान का जीका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, इन्होंने एक एमओयू साइन किया, प्रोजेक्ट स्मार्ट। प्रोजेक्ट स्मार्ट क्या है? इसका नाम पढ़ के समझ में आ जाएगा क्या है। स्टेशन एरिया डेवलपमेंट अलोंग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। अब ये जब मुंबई और अहमदाबाद का जो हाई स्पीड रेल है, इसके आसपास कई सारे स्टेशन बनेंगे, भाई स्टेशन के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जीका और आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ मिलकर करना चाह रही है, ठीक है। जितने भी स्टेशन है, मेनली कौन से स्टेशन है? 4 आपके, ये साबरमती, सूरत, विरार और थाने, ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेशन है जहां पे डेवलपमेंट करने की बात हो रही है। आई होप ये बात तो क्लियर हुई गई। फिर आते हैं हम लोग वॉशिंगटन डिक्लेरेशन। अब ऐसा है कि ये नॉर्थ कोरिया बहुत बड़ा एक डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, और यूएस के साथ उसके अच्छे रिलेशन है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के बगल में बैठा है, सॉरी, साउथ कोरिया के बगल में बैठा है नॉर्थ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया के पास आपके न्यूक्लियर वेपन्स है। तो यहाँ पे यूएस ने साउथ कोरिया को बोला कि देखिए, अगर मान लेते हैं नॉर्थ कोरिया आप पे कभी अटैक करता है, न्यूक्लियर अटैक करता है या कोई भी अटैक करता है, तो इसका जवाब हम भी न्यूक्लियर रिस्पॉन्स से दे सकते हैं। अब वो फाइनली देंगे या नहीं देंगे, वो भाई आपका बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा, या मतलब यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा। लेकिन कहा है कि कर सकते हैं। उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए भाई इन्होंने कह दिया कि अपने जो सबमरीन है आपके साउथ कोरिया पहुंचा दिया, जो कि न्यूक्लियर आर्म सबमरीन है। न्यूक्लियर आर्म सबमरीन आपके साउथ कोरिया के पास आपका कुछ समय के लिए लगा दिया, ताकि नॉर्थ कोरिया कोई ऐसी हरकत ना करे, और अगर करेगा तो इसका जवाब न्यूक्लियर रिस्पॉन्स से भी दिया जा सकता है। ऐसा कुछ आपका डिक्लेरेशन किया गया, वॉशिंगटन डिक्लेरेशन। तो क्या इंपॉर्टेंट है भाई, आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछेगा वॉशिंगटन डिक्लेरेशन कौन दो कंट्रीज के बीच में हुआ है, तो सीधी बात है, यूएस और साउथ कोरिया के बीच में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आता है C-295 एयरक्राफ्ट, ठीक है। इसको टेक ऑफ किया आपका स्पेन से, ठीक है। एक्चुअली में आपका एक एयरबस कंपनी है, ठीक है, डिफेंस एंड स्पेस हेड ऑफ मिलिट्री एयर सिस्टम। तो एयरबस जो कंपनी है, उसके जो हेड हैं जीन ब्राइस ड्यूमोंट, ठीक है। तो इन्होंने इंडियन एयरफोर्स के साथ एग्रीमेंट साइन किया, कब? 2021 में साइन किया, और का खरीद लिया कितना? 56 C-294 एयरक्राफ्ट खरीद लिए। अब वो धीरे धीरे करके बन रहे हैं और देने की बाकी बात है। एक्चुअली में पहले उन्होंने कहा कि भाई 16 प्लेन तो हम अपना यही स्पेन में बनाएंगे और फिर आपको डिलीवर करेंगे, और इसका सेकेंड लॉट 40 प्लेन जो है हम लोग टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL के साथ मिलकर असेंबल करेंगे इंडिया में ही। तो थोड़ा मेक इन इंडिया ही हो गया, हालांकि कर असेंबल ही रहे हैं, लेकिन एक प्रकार से इंडिया में बनेगा, ठीक है। तो ये 56 बनने की बात है, ठीक है। तो उसी का एक जो पहला प्लेन है वो आपका C-295 का, वो उड़ान भरता है स्पेन से। और क्या, पहले 16 तो स्पेन में बनने वाले थे ना, तो स्पेन से उड़ान भरेगा। तो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है ये हमारा न्यूज है। C-295 एयरक्राफ्ट याद रखेंगे और स्पेन याद रखेंगे, तो ये हो गया बात। और टाटा याद रखेंगे, टाटा, स्पेन और C-295 और एयरबस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद बीसीसीआई ने कहा कि हमारे जितने भी आप एडिडास के साथ एक 2028 तक एक पार्टनरशिप किया है, उसमें कहा है कि एडिडास के पास एक्सक्लूसिव राइट्स होंगे किस चीज के, डिजाइन बनाने के। किस चीज का डिजाइन? जितने भी किट्स हैं, इंडियन मेंस, वुमेन्स और अंडर 90 क्रिकेट टीम्स के जितना भी किट है और जितने भी ड्रेसेस हैं, उन सब का जो डिजाइन बनाने का जो एक्सक्लूसिव राइट है वो एडिडास के पास गया। तो बीसीसीआई और एडिडास के बीच का ये एमओयू है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंडिया पोस्ट ने एमओयू साइन किया केट के साथ, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और ट्रिप्टा टेक्नोलॉजीज, तीन है, ठीक है। इंडिया पोस्ट, कैट और ट्रिप्टा टेक्नोलॉजीज। किस लिए? तो ऑब्वियसली मिनिस्टर ऑफ स्टेट आपके श्री देवू सिंह चौहान थे इस समय, ठीक। इन्होंने स्टार्ट किया भारत ई मार्ट करके एक पोर्टल चालू किया, जिसका काम क्या होगा भाई, पिकअप कंसाइनमेंट। भाई आपका सामान यहाँ पे है तो ये यहाँ से पिकअप कर लेंगे और जहां जाना चाहते हैं ड्रॉप कर देंगे। तो पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस आपके डोर स्टेप पे लाने के लिए एक ई पोर्टल चालू किया, दैट इज भारत ई मार्ट। किसने चालू किया?
इंडिया पोस्ट, केट कैट और ट्रिप्टा टेक्नोलॉजीज में। आई होप ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, भाई रशिया, एक ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप। तो इसमें यह कहा था कि यूरोप में आपका जो मिलिट्री प्रेजेंस होगा किसी का भी, वो एक हद से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ये लीगली बाइंडिंग है, यानी कि दोनों सारे कंट्री साइन करते हैं। और 1990 में ये आपका ट्रीटी आता है, इसने कहा कि दैट लिमिट्स कन्वेंशनल मिलिट्री इक्विपमेंट इन यूरोप। भाई मिलिट्री इक्विपमेंट आप रखिए, लेकिन एक जरूरत से ज्यादा नहीं, और जितना भी एक्सेस वेपन है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो वो क्यों है कि मतलब अब अगर वेपन्स नहीं होंगे तो कोई भी अटैक नहीं होगा यूरोप में, यूरोप में कोई भी अटैक नहीं होगा, तो भाई शांति में बनी रहेगी। तो ये शांति बनाने के लिए ये वाला आपका आर्म्ड फोर्सेस का एक ट्रीटी था। इससे भाई रशिया ने विड्रॉ कर लिया। रशिया ने कहा कि अब ऐसा कुछ नहीं है, अब तो हम मतलब प्रॉपर वेपनरी का इस्तेमाल करेंगे यूरोप में। और ऑब्वियसली ये रशिया विड्रॉ करेगा तो यूएस भी विड्रॉ कर देगा, तो यूनाइटेड स्टेट एंड इट्स नेटो एलाइज सस्पेंड, वो भी सस्पेंड कर दिया इन्होंने पार्टिसिपेशन ऑफ द ट्रीटी। तो मतलब अब ये ट्रीटी खत्म है। अब यूरोप को मिलिटरलाइज प्रॉपर तरीके से मिलिट्री वेपन्स वगैरह एक वेपन रेस हो सकता है, ऐसा अनुमान है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही यूएस और नेटो और ये रशिया इससे बाहर निकल गया ट्रीटी से। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए कलर का एक सीरियल है डोरी, ये जो कलर का सीरियल है तो ये बेसिकली आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। तो कलर्स और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने मिलकर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ये एक चालू किया है, एक सीरियल चालू किया है जिसका नाम है डोरी, ठीक है। इसका काम क्या है, ये अवेयरनेस बढ़ाएगा अराउंड गर्ल चाइल्ड अबैंडमेंट। जो गर्ल चाइल्ड है उसको तो लोग अबैंडन कर देते हैं, तो ऐसा आगे से ना करें, तो इसलिए ये आपका सीरियल बनाया गया है जिसका नाम है डोरी सीरियल, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका एक एमओयू साइन होता है। एमओयू वाज साइंड बिटवीन इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड अमेजन सेलर सर्विसेज, अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। देखिए अमेजन और आपका इनलैंड वाटरवेज, अमेजन क्या करता है, अमेजन बेसिकली एक सामान से दूसरे सामान, एक सामान उठा के आपके डिलीवर करता है। डिलीवरी करने का तो सामान है, तो सारे जो आपके मर्चेंट्स है वो अपने सामान लिस्ट करते हैं। कोई मान लो खरीद रहा है, जो खरीद रहा है उसके पास पहुंचाना होगा ना, तो बेसिकली अमेजन का काम आपका ये ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है। तो ये ट्रांसपोर्ट कार्गो करने के लिए भाई आप भैया रोड का इस्तेमाल करिए, आप रेल का इस्तेमाल करिए, आप प्लेन का इस्तेमाल करिए, जो मर्जी करिए, जो आपको सस्ता पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे अब अमेजन ने कहा है कि उन्होंने इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कहा है कि भाई कार्गो मूवमेंट करना चाहते हैं हम लोग, किसका यूज करके, नेशनल वाटर हाईवे, वाटरवे, गंगा में नेशनल वाटरवे का यूज करके हम लोग सामान इधर से उधर डिलीवर करना चाहते हैं। तो इस प्रकार का जो एमओयू आपका अमेजन और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में साइन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आनंदा डेयरी। आनंदा डेयरी कहाँ है, यूपी। आनंदा डेयरी और ब्राजील के कुछ फर्म्स जो हैं, अच्छा ब्राजील में एक्चुअली गाय और जो आपके कैटल से दूध और मीट इन सब का ज्यादा प्रचलन काफी आगे है ब्राजील इसमें, तो उसी का हेल्प ले रहा है यूपी का आनंदा डेयरी। उन्होंने ब्राजीलियन फर्म्स दो है जिनका नाम आपका है अमेरिया पजोरा और बीएच एम्ब्रायोस, ये मिलकर क्या करेंगे, विल प्रोवाइड एवेन्यूज फॉर फार्मर्स ऑफ उत्तर प्रदेश तो इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। बताएंगे कि भाई यूपी में आप बताइए मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाइए, किसका इस्तेमाल करती है, यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी न्यूट्रिशन एंड ब्रीडिंग ऑफ, अच्छा ब्रीडिंग करने के नए तरीके, और उनको प्रॉपर फूड किस तरीके से देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, ये सब बातें इन लोगों को पता है, ब्राजीलियन फर्म को, ये यूपी वालों को बताएंगे, आनंदा डेयरी वालों को। इससे क्या होगा, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो भाई ये सब बातें कही है हमारे जो सीएम योगी जी ने। तो ये एमओयू हो गया आनंदा डेयरी का और ब्राजीलियन फर्म्स का, ठीक है। ये हमने देखा किस लिए हो गया, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। आयोग बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट अब आते हैं भाई आपका तंजानिया। तंजानिया की जो आपकी प्रेसिडेंट है सामिया सुलुहु हसन, अभी अभी बनी है। तो सबसे पहले वो आपका जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने इन्विटेशन दिया इनको कि आइए भारत। तो तंजानिया के जो हेड ऑफ स्टेट है, प्रेसिडेंट है, उनका स्टेट विजिट था और 6 एमओयू साइन करते हैं इंडिया के साथ। तो आगे की कहानी समझते हैं। ये एक एनर्जी डील हुआ है किसके साथ, कतर एनर्जी और इटली के ईएनआई का एक कंपनी है, ठीक है। अब इटली को क्या, इटली को आपको गैस की जरूरत है, ठीक है, एलएनजी की, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की जरूरत है, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। तो इटली ने कहा कतर एनर्जी को कि भाई आप एक काम करिए, 1 मिलियन टन हमको हर साल दीजिए। तो भाई कतार एनर्जी ने पूछा कितने सालों तक, कहते 27 सालों तक आप हर साल हमको 1 मिलियन टन लिक्विफाइड नेचुरल गैस देंगे, ठीक है, 2026 से अगले 27 साल तक, ठीक है। तो यहाँ पे कतर ने कतर एक्चुअली एनर्जी रिच कंट्री है, तो 27 साल के लिए 1 मिलियन टन लिक्विफाइड नेचुरल गैस देंगे, ठीक है। 2026 से अगले 27 साल तक, ठीक है। तो यहाँ पे कतर ने एक काफी एक, 27 साल के लिए 1 मिलियन टन लिक्विफाइड नेचुरल गैस देंगे, ठीक है। 2026 से अगले 27 साल तक, ठीक है। तो यहाँ पे कतर ने
और नेचुरल गैस का भंडार है कतर में, तो वो यूरोप में सप्लाई यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ाना चाह रहा है ऑब्वियसली। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने कोका कोला इंडिया के साथ हाथ मिलाया। क्यों हाथ मिलाया? ये चाहते हैं टू लॉन्च अ सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम। पावर रिटेलर प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हैं, स्किल स्किल इंडिया मिशन। तो भैया स्किल इंडिया मिशन में ये लोग जो रिटेलर्स हैं उनको ट्रेनिंग देंगे। कौन से स्टेट्स में? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से स्टेट्स में फोकस है इनका। कोका कोला और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम का फोकस है उत्तर प्रदेश में और उड़ीसा में। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये काफी ये आपने देखा, दिस इज वागनक। वागनक क्यों फेमस है? छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए फेमस है। छत्रपति शिवाजी महाराज का ये हथियार हुआ करता था, और अभी ये जो हथियार है विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है लंदन में। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला कि उन्होंने एक मेमोरेंडम साइन किया कि ये जो आपका वेपन है टाइगर क्लॉज, जिसको वागनर बोलते हैं, वो आप हमको दे दीजिए और हम लोग इसको रखेंगे शो करने के लिए। तो दे दिया गया, कुछ एग्रीमेंट साइन हुआ है, कुछ पैसे वैसे लिए होंगे उन्होंने, और ये अभी इंडिया में शो होगा। इंडिया में लोग देख सकते हैं जाके वागनर, छत्रपति शिवाजी महाराज का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भाई इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है। कहाँ साइन होता है? रियाद में साइन होता है। ठीक, किस चीज बारे में साइन हो रहा है? ठीक है, तो इन द फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शंस, ग्रीन एंड क्लीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन्स। तो ये किसके बीच में साइन होता है? आपके जो पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं श्री आर के सिंह जी, और वही मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी आपके सऊदी अरेबिया, आपके अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद। एक्चुअली आपके ऐसा था कि सऊदी अरेबिया में मीना क्लाइमेट वीक चल रहा था। मीना क्या है? मिडिल ईस्टर्न एंड नॉर्थ अफ्रीकन नेशंस। जो मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन नेशंस है उनको कुछ क्लाइमेट वीक चल रहा था, तो उसमें इंडिया भी पहुंच गया, और इंडिया पहुंच के उन्होंने एक एमओयू साइन कर लिया। किसके ऊपर? आपके वही आपकी क्लीन हाइड्रोजन, ग्रीन और क्लीन हाइड्रोजन मतलब बेसिकली एनर्जी है। ठीक है, तो ये एनर्जी का एक एमओयू होता है, और उसके सप्लाई चेन्स बनाना और इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शंस और ग्रिड सप्लाई, इन सब चीजों पर एमओयू साइन होता है आपके इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंडिया और जापान की। इंडियन जापान ने एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया। किसके लिए? कि भाई सेमीकंडक्टर सप्लाई, ठीक है, सेमीकंडक्टर सप्लाई का सप्लाई चेन बनाना है, तो उसके लिए एक पार्टनरशिप इंडिया और जापान के बीच में हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के पार्टनरशिप इंडिया के कौन से कंट्री के बीच में हो गया? जापान के बीच में हो गया। खैर ऐसा पूछेगा नहीं, अलग अलग कंट्रीज के साथ होता रहता है, लेकिन ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अशोक लेलैंड के आपने ट्रक देखे होंगे, तो उनके साथ एक एमओयू साइन करा और कहा कि हम लोग एक प्लांट लगाएंगे। मतलब अशोक जो लेलैंड है वो यूपी में एक प्लांट लगाएगा। प्लांट में क्या बनाएगा? जो बनाता है ट्रक बसेस, तो बेसिकली उसने कहा इलेक्ट्रिक बसेस बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी चलने वाले बसेस बनाएंगे। तो ऑब्वियसली एनवायरमेंट थोड़े फ्रेंडली होंगे, पोल्यूशन कम क्रिएट करेंगे, तो एक अच्छी बात है। तो ये बेसिकली अशोक लैंड्स फर्स्ट प्लांट, यूपी में पहला प्लांट है, लेकिन बेसिकली आपका 7वां प्लांट है आपके कंट्री में। देश में वो 7 प्लांट लगा चुका है, यूपी में सबसे पहला प्लांट यहाँ पे लगाता है, और करीबन 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा एक साल भर में, कुछ सालों में, मतलब साल भर में नहीं, कुछ सालों में करेगा। ठीक है, फिर आते हैं सितंबर 1 2001 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और एयरबस। ठीक है, एयरबस के बीच में एक समझौता होता है। ठीक है, C295 हमने पढ़ा था ना, याद करिएगा उसको, फिर से देखिएगा। ठीक, यहाँ से आप कनेक्ट होकर करिएगा, कर पा रहे होंगे एयरबस नाम से। ठीक है ना, तो आईआईटी और आपके एयरबस के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है। क्यों साइन होता है? एजुकेशन प्रोग्राम्स, कि भाई एजुकेशन प्रोग्राम्स होंगे आईआईटी में, आपके एजुकेशन प्रोग्राम्स आपके चलाए जाएंगे। किस लिए? भाई एयरबस जिस चीज का एक्सपर्टीज रखता है उसी का चलाएगा, तो किस चीज का रखता है? इंडियन एरोस्पेस सेक्टर में आपके ऐसे कोर्सेज होंगे आईआईटी कानपुर में, ठीक है, जो एयरबस की हेल्प से लॉन्च किए जाएंगे। तो ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नासा और एक्सियम स्पेस। तो नासा के साथ इन्होंने एक डील करी है कि एक्सियम स्पेस ने कहा है, वैसे बहुत सारी डीलें हो चुकी हैं, तो अभी रिसेंट में एक एग्रीमेंट चालू हुआ है टू सेंड द 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन। प्राइवेट मिशन है ये, नासा नहीं भेज रही है, एक्सियम स्पेस एक प्राइवेट कंपनी है, वो लोगों को एस्ट्रोनॉट भेज रही है। कहां पे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो ये बोला गया है कि भाई 2024 में आपका चौथा मिशन, 3 बार ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं, तो एक्सियम स्पेस कह रहे हैं मैं चौथा मिशन भेजूंगा 2024 अगस्त को, अगले साल की बात है। तो ये आपका कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में होगा ये, तो 14 दिन का होगा।
ठीक है, 2 वीक्स आपका स्टे होगा यहाँ पे, तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट, अच्छा, चाइना और सीरिया के बीच में दोस्ती हो रही है। चाइना और सीरिया के बीच में दोस्ती हो रही है, क्यों हो रही है? क्यों भैया? सीरिया चाहता है कि उनका जो कंट्री में वॉर चल रहा है इतने सालों से, तो उसको कंट्री एकदम तबाह हो चुकी है, उसको रीबिल्ड करने के लिए वो किसी की हेल्प चाहता है। तो चाइना यहाँ पे कूदता क्यों है? क्योंकि वो चाहता है कि वो मिडिल ईस्ट में चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए। और यहाँ पे सीरिया ये चाहता है कि वो जिसका जो आइसोलेशन हो गया है इतने सालों से, इंटरनेशनल आइसोलेशन हो गया है, इसको थोड़ा सा खत्म किया जाए, दूसरे कंट्रीज को बुलाया जाए अपने फायदे के लिए। तो यहाँ दोनों अपने फायदे की सोच रहे हैं, और चाइना भी चाहता है कि भाई थोड़ा सा मतलब दखल रखे मिडिल ईस्ट में। तो अब चाइना का इंपॉर्टेंस सीरिया के लिए क्यों? इसलिए भी है क्योंकि वो चाइना जो है टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है सीरिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, कम से कम 9 बिलियन का ट्रेड यहाँ पे होता है। ठीक है, उसके तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वगैरह देख लीजिएगा चाइना और इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है नाइजर, माली और बुर्किना फासो। तो नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने एक अलायंस ऑफ साहिल स्टेट बनाया है। बेसिकली एक मिलिट्री कोऑपरेशन का है। कोई भी दिक्कत होगी तीनों कंट्रीज में, कहाँ है देख लीजिए, देखिए नाइजर है, ये माली है, और ये बुर्किना फासो है। देख रहे हैं? तो ये वाला पूरा एरिया 3 कंट्रीज हैं आपस में। इन्होंने कहा है कि किसी को भी अगर डिफेंस के लिए कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये बेसिकली जिहादिस्ट इंसर्जेंसी से लड़ाई कर रहे हैं, तो इनसे लड़ते हुए एक दूसरे की मदद चाहिए अगर होगी, तो उसके लिए आपने अलायंस ऑफ साहिल स्टेट बनाया है। ठीक है, एक डिफेंसिव अलायंस है आपका। नेक्स्ट आप बात करते हैं हम लोग आगे। और अगस्त 29, 2023 को इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बनाया है क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ हब। क्लाइमेट चेंज और हेल्थ हब बनाया दिल्ली में। चलो अच्छी बात है, अगस्त में ये हो गया। अगस्त के बाद एशियन डेवलपमेंट ने और पैसा दिया दिसंबर 2023 को। अभी दिसंबर 2023 को कहा गया कि आपको 250 मिलियन लोन दिया जाएगा। 250 मिलियन लोन दिया जाएगा। दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से मेरठ आप ऐसे रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर बनाएंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो 250 मिलियन दिया गया। तो अब दिल्ली से मेरठ आपका रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाया जाएगा, ट्रेन वगैरह बनाए जाएंगे। ठीक है, जिससे आसानी से हम लोग दिल्ली से मेरठ आ सकते हैं। उसके लिए किसने लोन दिया? याद रखिए, एडीबी ने लोन दिया। क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ हब के लिए पैसा अगस्त में दे चुके हैं। और भी आप बता रहे हैं 18.4 मिलियन दिया गया है इन डेट टू एक्सेस टू अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर। तो नॉर्थ इंडिया में हेल्थ केयर को और ज्यादा बढ़िया बनाने के लिए, अफोर्डेबल बनाने के लिए लोन दिया गया है ऑफ $18.4 मिलियन। तो ये तो बात हो गई एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो 3 देखे हमने, 3 जगह लोन दिया है इसने। एक आपका क्लाइमेट हेल्थ कब दिल्ली में बनाया है, एक आपका दिल्ली मेरठ ट्रांजिट, और इसके अलावा आपका हेल्थ केयर डेवलप करेंगे नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक जर्मन फुटबॉल लीग है जिसका नाम है बुंदेसलीगा। बुंदेसलीगा के साथ एमओयू साइन किया है। और ये एमओयू इसलिए साइन किया है कि भाई ऑब्वियसली महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहती है कि भैया फुटबॉल में एक्सपर्टीज बढ़े लोगों का, और प्रोफेशनल आपके स्ट्रक्चर्स बने फुटबॉल से, मतलब फुटबॉल को डेवलप करना चाह रही है। ठीक है, और बुंदेसलीगा भी ग्रो करना चाहती है फुटबॉल इंडिया में फोकस करना चाहती है। क्यों करना चाहती है? इसलिए करना चाहती है कि बुंदेसलीगा एक्चुअली सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लीग है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। सबसे ज्यादा बुंदेसलीगा देखा जाता है। तो वो चाहती है कि इंडिया में और लोग देखें उनके लीग को, जितने लोग देखेंगे उतना उनका फायदा है। तो और लाइव ऑडियंसेस देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। तो बुंदेसलीगा ने कहा कि भाई अब इंडिया का भी एक अंडर 14 का एक टीम बनाया जाएगा, प्लेयर्स ढूंढे जाएंगे अंडर 14 का। ऑब्वियसली ये इंडियन फुटबॉल को भी हेल्प करेगा, इंडियन फुटबॉल भी डेवलप करेगा, और बुंदेसलीगा का भी फायदा है कि इंडियन व्यूअरशिप मिलेगी उनको। तो ये आपके एमओयू बिटवीन महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड बुंदेसलीगा हो गया। नेक्स्ट, अभी देखिए एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान साहब। उन्होंने 3 साल का एक पार्टनरशिप चालू किया जिसका नाम है एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप, एम्पावरिंग अ जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स बिटवीन। अब ये हुआ किसके बीच में? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देख ही रहे हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और मेटा। तो स्किल डेवलपमेंट और आपके एजुकेशन और आपके मेटा के बीच में 3 साल का पार्टनरशिप है। किस लिए? एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप, ये वही इनका पार्टनरशिप का नाम है। ठीक है, तो भाई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना चाह रहे हैं ये लोग, स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी इन्वॉल्व है, साथ में मेटा भी इन्वॉल्व है। तो ये एमओयू साइन होता है दिल्ली में। फिर आते हैं हम लोग, बात करते हैं अमेजन की। अमेजन की न्यूज हम लोग एक पहले भी देख चुके हैं। भाई अमेजन ने क्या कहते हैं वो बनाया, नेशनल हाईवे से अपना जाना चाहता है। ठीक है, तो इसने अमेजन ने और 5 स्टेट गवर्नमेंट के साथ कहा कि एग्रीमेंट साइन किया कि भाई आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करिए। किनको? पर्सन विद डिसएबिलिटीज। पर्सन विद डिसएबिलिटीज जो है उनको आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने के लिए एक अमेजन ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। कौन से? वो 5 स्टेट्स हैं। तो भाई कहां कहां से है? नॉर्थ से देखिए हरियाणा है,
फिर आपका आते हैं हम लोग ईस्ट में गुजरात है, और साउथ में कर्नाटका और तमिलनाडु है, और महाराष्ट्र भी है, ठीक है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, साथ ही साथ हरियाणा और गुजरात, यहाँ पे फिजिकली डिसेबल्ड लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये एमओयू साइन होता है। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। अब गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और कीनिया शिपयार्ड लिमिटेड के बीच में आपका एमओयू साइन होता है। भाई इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या? रिश्ता ये है कि भाई जो कीनिया है, कीनिया काफी हद तक हेल्प लेती है किसकी? गोवा की। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इनको शिप प्रोवाइड करता है, तो नेवी में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड काफी आपके डिफेंस शिप भेजता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए किया है कि भाई आप तो हमें भेजते हैं, हमारे भी कुछ कैपेसिटी बिल्ड करिए। तो कीनिया शिपयार्ड गोवा शिपयार्ड को कह रही है कि हमारी थोड़ी हेल्प करिए, हमारी कैपेसिटी बढ़े थोड़ी सी, ठीक है। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एक्चुअली बेसिकली लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ डिफेंस शिप फ्रॉम द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट से बहुत सारा वो क्या कहते हैं इंपोर्ट कराती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कीनिया शिपयार्ड कब स्टार्ट हुआ? जो कीनिया शिपयार्ड लिमिटेड जो कंपनी है अभी नया नया चालू हुआ है 2020 में। तो उन्होंने कहा था भाई हम अपनी कंपनी है, अपना नेवी खुद अगर बनाए, अपना शिप खुद बनाए तो काफी अच्छा है। तो वो बेसिकली गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से हेल्प ले रही है कि भाई थोड़ा हमें डेवलप करिए, हम भी अपना शिप वगैरह बना सके। तो ये आपका एमओयू साइन होता है किसका? गोवा और कीनिया के बीच में। अगला देखिए आप, भाई जून 6 2013 में आपका वोएजर शेप कह रहा हूं, वोएजर स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एनएसआईएल। अभी एनएसआईएल की स्थापना हुई है 2019 में ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है और इसरो के अंदर है, ठीक है। तो ये सारे जो स्पेस मिशन वगैरह है और जो कोलैबोरेशन करेंगे किसी फॉरेन कंपनी के साथ, प्राइवेट कंपनी हो या जो भी हो, तो वो आपका एनएसआईएल कर रही है आजकल। तो वो एमओयू साइन करती है वोएजर स्पेस के साथ। किस लिए साइन करेगी? ऑब्वियसली एक्सप्लोर कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज, स्पेस टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेट करेंगे ये दोनों, एनएसआईएल और वोएजर स्पेस। तो जो एनएसआईएल है कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। भाई इसरो तो गवर्नमेंट की कंपनी में पता है, तो कमर्शियल डीलिंग करने के लिए उसने एनएसआईएल बना दिया 2019 में। तो दूसरे जो आपके स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट कंपनीज है, उनके साथ डीलिंग कर सके। तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। तो भाई एमओयू किस लिए है? भाई वही बात है कि छोटे छोटे सैटेलाइट बनाएंगे हम लोग। ये देखिए छोटे सैटेलाइट बनाने की बात है, और कंपोनेंट्स बनाने की बात है, बढ़िया कंपोनेंट्स, स्पेस कंपोनेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट और ऑपरेशंस वगैरह में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ये सारा एमओयू बनता है। नेक्स्ट, तो उसके बाद अब ये देखिए वन वेब इंडिया ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू बनाया। वो क्या करना चाहती है? सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट खोलना चाहती है, सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। तो बेसिकली वन वेब का कहना है कि वो कई सारे सैटेलाइट भेजेगी और सैटेलाइट से एक वेब क्रिएट करेगी स्पेस में। तो प्राइवेट कंपनी है, ये करना चाहती है, तो भाई गुजरात गवर्नमेंट भी हेल्प करना चाह रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हेल्प कर रही है आजकल स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो वन वेब इंडिया के साथ ये एमओयू आपका यहाँ पे साइन होता है, और सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट आपको बनता है महसाना गुजरात में, ठीक है। सो अब और दूसरी बात देखते हैं। वन वेब बेसिकली क्या है? इट इज अ लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कंपनी। लो अर्थ ऑर्बिट में आपके सैटेलाइट सेंड करने का बेसिकली काम करती है, और वो ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाना चाहती है, जैसा कि हम लोगों ने कहा। तो एक तो उन्होंने बना दिया महसाना गुजरात में वन वेब में, दूसरा वो बनाना चाहती है तमिलनाडु में, ये भी आने वाला है अभी। तो तमिलनाडु में भी बनाना चाहती है आपका वन वेब इंडिया कम्युनिकेशन, ठीक है। ये तो बात होगी स्पेस सेक्टर की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप के साथ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ऐसे हाथ मिलाया और बताया कि आप एक ट्रैवलर्स मैप बनाइए। लोग जो घूमने जाते हैं वो कहीं घूम नहीं पाते क्योंकि मैप क्लियर नहीं है। मैप इन द सेंस कि कुछ कुछ ऐसे बढ़िया बढ़िया जगह है जहां आप लोग को लोगों को पता नहीं होता है। तो ये बेसिकली एक माइक्रो साइट बनाएगी और एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म बनाएगी लोगों के लिए। क्यों? ताकि जो लेसर नोन आपके टूरिज्म के प्लेसेस है ना, उनमें भी जा सके। कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे गोवा जाते हैं, लेकिन गोवा में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, छोटी छोटी जगह जो लोकल लोग जानते हैं लेकिन टूरिस्ट नहीं जान पाते हैं उनके बारे में। तो ऐसे लोगों को, जैसे एग्जांपल लिया मैंने गोवा का, और भी कई इंडिया में अलग अलग जगह है जहां पे ऐसे स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉपर अगर मैप हो तो आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो माइक्रो साइट है, जो ट्रैवलर्स इंडिया मैप है, इसमें 600 ऐसे प्लेसेस ढूंढ के निकाले जो थोड़े ऑफ बीट है, जहां लोग ज्यादातर जा नहीं रहे लेकिन बहुत अच्छी जगह है। तो इनको इन्होंने साइट में दर्शाया। साथ में 50 ऐसे इनमें से है जो इंडियन कल्चर और हिस्ट्री के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज है, एरियाज इन द सेंस प्लेसेस हैं उनके लिए। तो ये सब भी आपके मैप में होंगे। तो ये मेक माई इंडिया, मेक माई ट्रिप और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के बीच में ये ट्रैवलर्स मैप ऑफ इंडिया आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अभी आईआईटी गुवाहाटी की बात कर रहे हैं। आईआईटी गुवाहाटी और इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, अब ये एक्चुअली इंडिया का ये कंपनी है। वर्ल्ड अफेयर्स उनके मत सोचे कहीं बाहर का है, तो इंडिया का ही कंपनी है। ये क्या कहते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए एक थिंक टैंक है। 1943 में बनाया, न्यू दिल्ली में बना, ठीक है। आजादी से पहले ही बन गया ये, देखिए 1943 में बना हुआ है। तो इसने आईआईटी गुवाहाटी के साथ कहा कि देखिए हम लोग एक कोर्स चालू करेंगे। अब ज्यादातर एमओयू जो आईआईटी के साथ होते हैं वो कोर्स चालू कराते हैं लोग। तो ये चाहते हैं कि भाई आपका स्किल डेवलपमेंट हो। किस स्किल डेवलपमेंट? किस में?
भाई स्किल्स एंड कैपेसिटी इन इंटरनेशनल अफेयर्स एंड फॉरेन पॉलिसी, भाई ऑब्वियसली इंटरनल अफेयर्स के लिए ही तो बना है ये, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स बात करी ना, तो इंटरनेशनल अफेयर्स की बात कर रहा था, इंटरनेशनल एंड फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ये आईआईटी गुवाहाटी ने ये बनाया हुआ है वर्ल्ड अफेयर्स का ये, ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी। सो ये इसमें आईआईटी गुवाहाटी याद रखना है, और स्किल डेवलप करना चाहते हैं हम लोग इंटरनेशनल अफेयर्स और फॉरेस्ट कह रहा हूँ, फॉरेन पॉलिसी को लेकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग ई मार्केट प्लेस। अभी ई मार्केट प्लेस क्या है, जीईएम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट मान लीजिए कोई सामान खरीदना चाहती है, तो गवर्नमेंट सामान खरीदना चाहती है तो उसने वेबसाइट बना दी जिसको बोल दिया उन्होंने जीईएम। इस वेबसाइट में जो भी ट्रेडर है, जैसे आप कोई सामान बेच रहे हो, आपने एक पोर्टल बनाया, आपने कहा भाई हमारा ये सामान है, ये प्राइस है, ये सामान है, ये प्राइस है, ऐसे कई सारे जो कंपनीज हैं उन्होंने इस साइट पे अपना वो खोल दिया। अब गवर्नमेंट को कुछ भी चाहिए होगा, जो मतलब वेंडर उसको सही लगेगा उसको ऑर्डर पकड़ा देगा, तो सारा काम ऑनलाइन करने की कोशिश की। क्यों करने की कोशिश की, क्योंकि पहले बहुत धांधली हुआ करती थी, पहले काफी ज्यादा धांधली हुआ करता था, फ्रॉड हुआ करता था। तो उसके लिए उन्होंने कहा देखिए ऑनलाइन सिस्टम क्या कहते हैं बना दिया, अब सब कुछ अच्छा होने लगेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ऑनलाइन सिस्टम बनाने से तो नहीं होगा, ऑनलाइन सिस्टम को मैनेज करने वाला भी कोई ऐसा बढ़िया बंदा होना चाहिए। तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अगस्त में आपका 2023 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को काम दिया कि भैया आप एक काम करिए, मैनेज करिए ई मार्केट प्लेस को, पूरा टीसीएस को दे दिया। तो उन्होंने कहा कि भैया 6 साल का एग्रीमेंट है, 6 साल तक आप अपना जीएम को देखिए और कोशिश करिए कि वो डेवलप हो और बढ़िया तरीके से रन हो, मेंटेन हो, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये देखिए भाई डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करिए, जितने भी टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है कि भाई सप्लाई चेन जो है उसका मैनेजमेंट प्रॉपर हो और जो कोई भी फ्रॉड वगैरह ना हो, ठीक है। तो इन सब करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को 6 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में। भाई रेलवेज में बात कर रहे हैं भैया 5G लाने का, ठीक है, 5G टेक्नोलॉजी रेलवेज में लाने की बात है, तो मिनिस्ट्री रेलवेज कह रही है भाई 5G टेक्नोलॉजी चाहिए। तो किसके साथ कोलैबोरेट किया, उन्होंने कहा आईआईटी मद्रास के साथ उन्होंने एक एमओयू साइन किया और उन्होंने कहा कि इंडिया 5G टेस्ट बेड, अरे 5G को टेस्ट करने का एक जरिए मतलब जगह है, ठीक है, वो इंडिया 5G टेस्ट बेड बनाना चाहती है। कहां बनाएगी, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इन सिकंदराबाद, ठीक है। यहां पे एक फैसिलिटी बनाएगी, इस फैसिलिटी का पूरा काम होगा कि भैया टेस्टिंग करना ताकि 5G यूज बढ़ सके। कहां पे, इंडियन रेलवेज में। तो टेस्टिंग के लिए इन्होंने जगह चुनी का सिकंदराबाद में आपका इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। किसकी मदद से बनाएगा, आईआईटी मद्रास की मदद से बनाएगा। कौन बनाना चाहता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। आई होप बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इसमें बनाना कौन चाहता है, रेलवेज। किसकी मदद ले रहा है, आईआईटी मद्रास। कहां बनेगा, ये आपका बनेगा IRISET, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। क्यों बनाना चाहता है, आप चाहता है 5G का यूज बढ़े। तो आई होप बात ये पूरी क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल याद रख लीजिए इसको। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, देखिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी है एंड क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव है। ये एक एमओयू साइन होता है टू इंक्रीज मोबिलाइजेशन ऑफ ग्लोबल सस्टेनेबल कैपिटल फ्लोज टू इंडिया। मतलब इंडिया को थोड़ा मतलब सस्टेनेबल चीजें डेवलप करने के लिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें डेवलप करने के लिए भाई प्रॉपर तरीके से पैसा आए। तो पैसा आने के लिए आपने क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव और आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी, ये गिफ्ट सिटी में है ना, तो इन्होंने एक एमओयू साइन किया कि भैया पैसा आता रहे ताकि इंडिया में भी ये सब चीजें डेवलप हो, सस्टेनेबल क्लाइमेट और इन क्लाइमेट चेंज और इन सब चीजों के लिए कुछ काम हो सके। काम तभी होगा जब कैपिटल आएगा, तो उसी के लिए ये एमओयू साइन हुआ है। बात करते हैं आगे, अब आते हैं ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, टीपीपी, ठीक है। ये जो टीपीपी है इसमें ऐड हुआ है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अब ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप क्या है, देखिए मैप में अगर आप देखेंगे तो ये हमारा पैसिफिक ओशन है। तो पैसिफिक ओशन के किनारे सारे कंट्रीज है ना, चिली हो गया, पेरू हो गया, मेक्सिको, यूएसए, कनाडा, फिर आपका जापान, फिर वियतनाम, फिर ब्रूनई, देखिए मलेशिया, सिंगापुर, क्या इंडोनेशिया नहीं है, फिलीपींस है, फिलीपींस भी नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। तो ये सारे जो कंट्रीज हैं ये आपके 12 पैसिफिक रिम कंट्रीज है। 12 पैसिफिक रिम कंट्रीज क्या है, मतलब ये पूरा पैसिफिक का रिम है ना, तो पैसिफिक को सराउंड करते हुए सारे कंट्रीज हैं। तो ये कंट्रीज आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं कि भैया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे हम लोग एक दूसरे के साथ। एक दूसरे कंट्रीज में जाएंगे तो टैक्स वैक्स आपका कम लगेगा, तो दूसरा कंट्री लेगा, मतलब प्रॉपर फ्री ट्रेड हो सकता है, ठीक है। तो फ्री ट्रेड करने के लिए इन्होंने बना दिया, उससे ऑब्वियसली यूएस को सबसे ज्यादा फायदा है, वो सबके साथ अपना ट्रेड कर पा रहा है, ठीक है। तो अब उसमें यूके ने भी ज्वाइन कर लिया। अब यूके तो है रिम कंट्री नहीं है, यूके तो कहीं यूरोप में होगा, तो सबसे पहला आपका यूरोपियन कंट्री बना टू ज्वाइन द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। आई होप बात ये समझ में आ रही होगी। अच्छा, इसको आपको इसका पूरा नाम बड़ा सा देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर
ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ठीक है ना। तो ये जुलाई में इन्होंने, यूके ने कहा कि अब हम आएंगे अंदर आपके इस एग्रीमेंट में, सॉरी आपके ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, यूके को ला दिया इन्होंने, फर्स्ट यूरोपियन कंट्री। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट। अब देखिए इसराइल के पास एक मिसाइल है जिसका नाम है डेविड स्लिंग मिसाइल, ठीक है। तो ये डेविड स्लिंग मिसाइल बहुत बढ़िया मिसाइल है, फिनलैंड को बहुत अच्छा लगा कि हमको ये मिसाइल दे दो। तो इसराइल ने कहा दे देंगे, लेकिन ऐसा सीन रहता है कि इसराइल जो है बिना आपके क्या कहते हैं यूएस के अप्रूवल से दे नहीं सकता। तो अभी न्यूज ये है कि यूएस ने अप्रूवल दे दिया, तो इसराइल ने फिनलैंड को ये डेविड मिसाइल दे दिया और फिनलैंड से कुछ पैसे ले लिए होंगे। उसके लिए भाई इन्होंने, इसराइल ने यूएस को थैंक यू बोला कि आपने परमिशन दिया। अब परमिशन क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि उनकी डील हो रही होगी। तो ये जो सिस्टम है डेविड स्लिंग मिसाइल का, ये आपका राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स और रेथियन टेक्नोलॉजीज के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। अब ये एक्चुअली एक स्टोरी है डेविड एंड गोलायत की। तो वो क्या, वो एक बाइबल की स्टोरी है, उसी स्टोरी से ये नाम लिया गया है डेविड स्लिंग मिसाइल, ठीक है। तो ये बातें समझ में आती है। तो ग्रेटिट्यूड शो किया देखिए इसराइल ने, थैंक यू वेरी मच, आपने हमको परमिशन दी। तो ये आपका इसराइल और फिनलैंड के बीच का डील है। आई वो बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, उसके बाद ब्रिक्स कंट्रीज मिलते हैं। ब्रिक्स की मीटिंग होती है, तो उसमें सब लोग डिसाइड करते हैं कि अब ये जो ब्रिक्स की जो कंट्रीज हैं उनकी यूनिवर्सिटी में का जो है उनकी रैंकिंग सिस्टम निकालेंगे, आपस में ही रैंक डिसाइड करेंगे यूनिवर्सिटीज का। और इसके अलावा और सारी चीजें भी इन्होंने एग्री करी कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अगर आपको क्वालिफिकेशन मिल रहा है लेटर से, आप कहीं से आपने बीटेक किया है, तो आपने कहीं से बीटेक किया है, आपने इंडिया से बीटेक किया है, अब आप काम करना चाहते हैं आपका ब्राजील में, तो ब्राजील बोलेंगे भाई इंडिया से मिला हुआ बीटेक को हम क्यों मान्यता दें। तो यहाँ पे ऐसा सीन है कि भाई जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो सारे कंट्रीज में चल जाए। जैसे इंडिया का आप डिग्री लेके ब्राजील में भी काम करने जाए, ब्राजील का कोई कॉलेज है वहां से डिग्री लेके इंडिया में काम करने आ सकता है। तो एक दूसरे के कॉलेजेस और उनकी क्वालिफिकेशंस को मान्यता देंगे, तो आपस में लोग मतलब एकेडमिक भी बढ़ेगा और स्टूडेंट भी एक दूसरे कंट्रीज में काम कर पाएंगे और प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज करने के लिए ब्रिक्स कंट्री ने एक यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिस्टम बनाया कि सारे यूनिवर्सिटीज को रैंक करेंगे, ठीक है। सो ये बातें हमको समझ में आई है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और एग्रीमेंट हम लोग देखते हैं अभी। जैसे कि हमारा पाकिस्तान और चाइना ने एक्चुअली में साइन करा एक डील 4.8 बिलियन डील का। बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना चाह रही है पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस में, किसकी मदद से, ऑब्वियसली चाइना की मदद से, ठीक है। होलोंग वन रिएक्टर चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। एग्रीमेंट साइन किसके बीच में होता है, चाइना के न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन और पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। भाई नरेंद्र मोदी जी का विजिट कहाँ पे हुआ, इजिप्ट में हुआ। पहली बार नरेंद्र मोदी इजिप्ट पहुंचते हैं, तो उसके बाद ऑब्वियसली पहुंचेंगे तो कुछ पैक्ट साइन होंगे, तो इंडिया इजिप्ट और इजिप्ट ने कुछ एग्रीमेंट साइन किए उनके बायलैटरल रिलेशनशिप और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और 3 एमओयू साइन किए अलग अलग फील्ड्स में, जैसे कि एग्रीकल्चर, आपका आर्कियोलॉजी एंड एंटिक्स और कंपटीशन लॉ। 3 फील्ड्स में एमओयू साइन करते हैं ये लोग, आर्कियोलॉजी, एंटिक्स, एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी। आर्कियोलॉजिकल साइट तो इंडिया में भी बहुत है और इजिप्ट में भी बहुत है, पिरामिड वगैरह सब कुछ। तो आर्कियोलॉजी और एंटिक्स को लेकर और कंपटीशन लॉ को लेकर, तो ये 3 एमओयू साइन होते हैं बाई नरेंद्र मोदी एंड इजिप्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आपके जून में एक्चुअली एक एमओयू साइन हुआ था आपका जीई एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के बीच में एक एमओयू साइन हुआ था। तो फाइटर जेट इंजन बनाने की बात थी, फाइटर जेट इंजन। तो एयरफोर्स ने कहा था कि हमें चाहिए फाइटर जेट इंजन चाहिए, ठीक है। कौन से इंजन, तो 99, ये नंबर है 99, F414 इंजन का नाम है, ठीक है। 99 F414 इंजन चाहिए। ये इंजन लगेंगे कहाँ पे, तेजस जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है मार्क 2, तेजस मार्क 2 जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसमें ये इंजन लगेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली $1 बिलियन का डील था और इसमें 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है, 80% जो टेक्नोलॉजी है इंडिया को ट्रांसफर कर दी जाएगी बाई जीई एरोस्पेस। तो ये आपका F414 इंजन के बीच का अगर आपसे पूछा जाए कि किसके साथ हुआ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू, तो वो जीई एयरफोर्स और एचएएल के बीच में हुआ है, ठीक है। मार्क 2 वर्जन आपका लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो तेजस है, ठीक है। ये आपका 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है तेजस। तो ये सब बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन ट्रीटी ऑफ हाई सीज, तो ये जो सी के ऊपर ट्रीटी, अगर आपको याद है तो एक और ट्रीटी होता था यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ठीक है, जिसको प्यार से हम लोग बोलते थे UNCLOS, यूएन क्लॉज बोलते थे, ठीक है। तो 1994 को वो साइन हुआ। तो अभी एक और ट्रीटी साइन होती है, यूनाइटेड नेशन ट्रीटी ऑफ हाई सीज। क्यों साइन होता है ये, तो ये एक एग्रीमेंट है ताकि जो सी के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है ना उसको कम कर दिया जाए।
एक्चुअली सी में भी काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है क्लाइमेट चेंज के कारण और ह्यूमन जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कारण। तो ऐसा सीन है कि भाई ओशन का भी डिग्रेडेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो अभी एक इन्होंने क्रिटिकल स्टेप किया है जिसमें ये टारगेट है ग्लोबल कम्युनिटी को कि 30 × 30 टारगेट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि ये एटलीस्ट 30% ओशन को बचाना चाहते हैं बाय 2030 डिग्रेडेशन से। तो ये टारगेट लेके काम करेंगे, पूरे ओशन का 30% वो बचा लेना चाहते हैं 2030 तक। ठीक है। तो अभी इसमें कितने मेंबर लोग साइन हो गए हैं? तो अक्टूबर 2023 में 80 कंट्रीज ये साइन कर चुके थे। ठीक है, धीरे धीरे कंट्रीज और साइन करते जा रहे हैं। इसे हाई सीज ट्रीटी भी बोली जाती है। तो अब इस ट्रीटी में बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे फिशिंग एक्टिविटीज कम किए जाएंगे और आपका डीप सी माइनिंग पे थोड़ा कंट्रोल किया जाएगा, एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज थोड़ा कंट्रोल होंगी, लिमिटेड फिशिंग होगी, जो की बात किया हमने। तो क्योंकि ये सब माइनिंग वगैरह जो है ये आपके पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड डिस्टर्ब करते हैं, काफी ज्यादा एनवायरमेंटल यानी सी के अंदर के जो एनवायरमेंटल है हैबिटेट है उसको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। मतलब लैंड के ऊपर तो तबाही मचाई है, अभी हम समंदर के नीचे भी तबाही मचाना चाह रहे हैं। तो ऐसा ना हो उसके लिए हमारा ये यूएन का ट्रीटी साइन होता है, यूएन ट्रीटी ऑफ हाई सीज। आई होप बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंडिया और इंडोनेशिया की बात करते हैं। इन्होंने बनाया साबांग पोर्ट, इंडिया और इंडोनेशिया मिलके आपका, इसको पता नहीं प्रोनाउंस कैसे करते हैं, एक प्रोविंस जो भी है इंडोनेशिया का यहाँ पर है सबांग पोर्ट। देखिए सबांग पोर्ट है इंडोनेशिया में। यहाँ पे आपके अंडमान निकोबार आइलैंड, तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में तो हमारे हैं ये पोर्ट। उसके बाद हम लोग इंडोनेशिया में भी एक पोर्ट बना रहे हैं। इससे होगा क्या, ये जो मलक्का स्टेट है यहाँ से सारे शिप्स पास ऑन करते हैं। तो ये मलक्का स्टेट पे एक कंट्रोल स्थापित हो सकता है इंडिया का। तो पोर्ट कुड प्रोवाइड इंडिया विद द इजियर एक्सेस टू मलक्का स्टेट। ठीक है, मलक्का स्टेट आसानी से पहुंच भी सकते हैं और इस एरिया में इंडिया का जो नेवल दबदबा है वो भी आपका बढ़ता है इससे। ठीक है, सबांग पोर्ट बनाना चाह रहे हैं इंडोनेशिया के साथ। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल पे आते हैं। तो अभी अटलांटिक डिक्लेरेशन, वॉशिंगटन डिक्लेरेशन देखा था हमने, किसके बीच में था? साउथ कोरिया और यूएस के बीच में। अब देख रहे हैं हम लोग अटलांटिक डिक्लेरेशन किसके बीच में है भाई? ये आपका यूएस और यूके के बीच में है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। तो ये लोग इकोनॉमिक पार्टनरशिप कर रहे हैं, वो तो आपका डिफेंस था बेसिकली, साउथ कोरिया और यूएसए के बीच में। ये आपका हमारा इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। उन्होंने कहा ग्लोबल चैलेंजेस देखेंगे भाई, चाइना का चैलेंज है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का चैलेंज है, जितने भी प्रकार के चैलेंजेस अभी आपके रिसेंट रहे हैं उन सबके बीच में कॉपरेशन करेंगे यूके और यूएसए। ठीक है, एलाइज है, हमेशा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंडिया और यूएई के बीच में। तो म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट ऑफ ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स। तो बेसिकली आपका डब्ल्यूसीओ की मीटिंग हो रही थी, कस्टम्स कोऑपरेशन काउंसिल, वर्ल्ड कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल। तो उसकी मीटिंग हो रही थी ब्रुसेल्स में। ठीक है, सॉरी, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग थी। ठीक है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग आपका हुआ था ब्रुसेल्स में। तो उसमें आपका बात करके हुआ था यूएस, यूएई और इंडिया के बीच में आपका एक एग्रीमेंट होता है फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेटर्स। इकोनॉमिक ऑपरेटर्स है उनको आप लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, एक दूसरे के जो इकोनॉमिक ऑपरेटर्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पनामा में जाती है, इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल ऑफ पनामा के साथ एक एमओयू साइन करती है। तो पनामा कहते हैं कि भाई देखो इंडिया का डेमोक्रेसी कितना अच्छा है, कितना बढ़िया इलेक्शन आप कराते हो, हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ फ्रेमवर्क आप एस्टैब्लिश करिए और ताकि इलेक्शन का मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से हो सके। तो यहाँ पे ये बात होती है भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जाएगा पनामा। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया किसके साथ एमओयू साइन करता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन? तो आप कहेंगे पनामा के साथ, पनामा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मूविंग ऑन। अच्छा, अभी इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश के बीच में एग्रीमेंट होता है। क्या एग्रीमेंट होता है? तो देखिए नेपाल है, नेपाल आपका बिजली बना सकता है। क्यों बना सकता है? पहाड़ है ना वहां पे पहाड़ है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इजिली बन सकती है। लेकिन अगर बनाएंगे तो नेपाल किसको बेच नहीं सकता। ठीक है, तो बेचने के लिए तो क्या चाहिए होता है? ट्रांसमिशन लाइन। जैसे नेपाल यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, बांग्लादेश को बेचना चाहता है, कैसे बेचेगा? बीच में तो इंडिया है। तो इंडिया कह रहा है कोई बात नहीं, आप एग्रीमेंट साइन करते हैं, आप अगर बेचना चाहते हैं बांग्लादेश को तो आप बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम ट्रांसमिशन लाइन यूज करने आपको देंगे। ट्रांसमिशन लाइन हमारी होगी, पावर आप बनाइए, ट्रांसमिट हमारे थ्रू करिए और बांग्लादेश से बेचिए। बीच में हमारे ट्रांसमिशन यूज करने के लिए जो भी आपका करंट आपका रेट है वो इंडिया को दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपका एनटीपीसी विद्युत व्यापार लिमिटेड और आपका ये बांग्लादेश का पावर डेवलपमेंट बोर्ड और नेपाल का इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, इनके बीच का ये एमओयू है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो इससे फायदे क्या है भाई? रीजनल कोऑपरेशन बढ़ेगा और क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग साउथ एशिया में उसका चलन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आईआईटी दिल्ली। ठीक है, आईआईटी दिल्ली देख के हम थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। मेरा भी क्या कहता है, एमटेक हमने यहीं से किया है।
ठीक है। तो आईआईटी दिल्ली से एक्चुअली बात हुई है अबू धाबी की। अबू धाबी क्या है कि भाई एमओयू साइन होता है, आईआईटी दिल्ली अब अबू धाबी में खुलेगा। आईआईटी दिल्ली का जो आपका ब्रांच है वो अबू धाबी में भी ओपन हो जाएगा। फिर बात करते हैं इंडिया और फ्रांस की। इंडिया और फ्रांस ने कहा कि देखिए इंडिया में तो यूपीआई एकदम धड़ाधड़ चल रहा है, फ्रांस ने बोला कि आप फ्रांस में आके भी अपना यूपीआई यूज कर सकते हैं। तो इसका स्टार्टिंग कहाँ से होगा? आईफेल टावर से ये स्टार्ट करेंगे ये लोग। इससे क्या बायलेटरल ट्रेड बढ़ेगी और टूरिज्म भी बढ़ेगा। भाई अब हम जो यहाँ पे यूपीआई यूज करते हैं फ्रांस में जाके भी यूपीआई यूज कर पाएंगे, तो भाई ज्यादा खर्चा भी करेंगे, ज्यादा घूमेंगे भी, तो ये एक अच्छी बात होगी दोनों के लिए। ये तो यूपीआई इन फ्रांस का यूज अभी धीरे धीरे देखेंगे हम लोग, यूपीआई का यूज फ्रांस में बढ़ेगा और भी कंट्रीज में बढ़ेगा। तो नेक्स्ट इज इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, आपका एक लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम है। तो इंडिया और यूएई ने एक भाई कर दिया एमओयू। उसमें इन्होंने बोला कि यार जब भी हमको ट्रेड करना होता है, जैसे इंडिया से यूएई कुछ जा रहा है, यूएई से इंडिया आ रहा है, हम लोग क्या यूएस डॉलर से कर रहे हैं? क्यों यूएस डॉलर से करें? हम लोग इंडियन रुपी और यूएई के दिरहम से करते हैं, क्योंकि रुपी भी स्ट्रांग है और हमारा दिरहम भी स्ट्रांग है। हम लोग बाईपास करते हैं डॉलर को। तो डॉलर को बाईपास करते हुए अब इन्होंने कह दिया कि इंडिया और यूएई आपस में लोकल करेंसी में ही ट्रेड करेंगी और डॉलर्स में ट्रेड नहीं करेंगी। क्यों? जरूरत ही नहीं है डॉलर्स की, आपस में लोकल करेंसी में कर लेते हैं। ठीक है, उससे आपके कॉस्ट भी कम होंगे, हमारे लिए आसान भी होगा, हमारा फॉरेन रिजर्व भी वैसा का वैसा रहेगा, उसमें भी कोई डैमेज नहीं होगा। तो ये सब फायदे हैं। तो लोकल करेंसी का इस्तेमाल किया जाएगा विद यूएई। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश ने लोन लिया है, जो उनका फेवरेट काम है लोन लेने का, तो लेते रहते हैं लोन। क्यों लोन लिया है? क्योंकि जरूरत है उनको, और इकोनॉमी को स्टेबलाइज कराने के लिए पैसे इन्फ्यूज करना जरूरी है इकोनॉमी में। तो अपने पास तो है नहीं, तो उन्होंने आईएमएफ से मांग लिया। तो आईएमएफ ने कहा कि भाई ठीक है 3 बिलियन ले लो, लेकिन कुछ शर्तें रख दी। उन्होंने कहा कि भैया टैक्सेस बढ़ाइए, आप हमसे तो पैसा ले रहे हो लेकिन जनता से टैक्स ले नहीं रहे हो। दूसरी बात, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका 22% बढ़ाने को बोला है। ठीक है, और ये रीजन इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान का जो रुपये का जो वैल्यू है वो पिछले 1 साल में आधा हो गया है। ठीक है, इसके अलावा क्या कहते हैं कुछ लोग, ये कहते हैं कि भाई इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में आया, पर अभी 27% हुआ है, पहले और भाग गया था ऊपर। ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने के बाद 27% है पाकिस्तान का। तो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, उसी कारण 3 बिलियन का लोन आपको पाकिस्तान को दिया गया है। उसके बाद आता है एमओयू बिटवीन नाडा एंड साराडो। भाई बेसिकली आपका एंटी डोपिंग के ये है, नाडा इंडिया का है, साराडो आपका क्या है? इट इज अ प्रिवेंशन प्रोग्राम इन साउथ एशिया का एंटी डोपिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज सारादो और नाडा इंडिया ने अपने एमओयू साइन किया है। इसलिए ट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग ऑफ सैंपल कलेक्शन करना होता है डोपिंग के लिए, और टेस्ट करना होता है। तो उसके आप भैया सेमिनार अरेंज करेंगे, अपस्किलिंग करेंगे लोगों को, और वर्कशॉप्स करेंगे, एजुकेशन बढ़ाएंगे। तो इसके लिए आपका एक एमओयू साइन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट हम लोग देखेंगे आज का न्यूज ऑन। तो जनवरी 24 में देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपका मैजगॉन्ग डॉक लिमिटेड से काफी सारी चीजें ऑर्डर करवाता है। तो हम लोग देखते हैं पूरे साल भर में क्या क्या ऑर्डर करा है। तो जून में बात करते हैं पहले। 30 जून 2023 में उन्होंने कहा कि हमारा एक शिप है आईएनएस अंकुश, जिसको हम लोग सब सरफेस किलर क्लास सबमरीन है। ठीक है, तो आईएनएस अंकुश को आप मीडियम रीफिट और लाइफ सर्टिफिकेशन दीजिए। मीडियम रीफिट और लाइफ सर्टिफिकेशन आप देंगे आईएनएस अंकुश को तो बहुत अच्छा होगा। तो इसके लिए 2725 करोड़ का आपका डील साइन होता है विद मैजगॉन्ग डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई। ठीक है, तो भाई बेसिकली इनका जो भी कुछ प्रॉब्लम अगर होगा तो ये आपका एक प्रकार का इंश्योरेंस है, लाइफ सर्टिफिकेट है कि आप इसका मैनेज करेंगे आईएनएस अंकुश को। तो ये आपका एमओयू साइन होता है। फिर आपका दिसंबर आता है। दिसंबर में फिर आपका मैजगॉन्ग डॉक के साथ $16 बिलियन का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डील होता है। क्यों? उन्होंने कहा कि भैया 6 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल्स किसको चाहिए? आपके इंडियन कोस्ट गार्ड को चाहिए। तो पहले देखा आईएनएस अंकुश, उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड को 4-6 आपके पेट्रोल व्हीकल्स चाहिए। तो वो $16 बिलियन रुपी 16 बिलियन है भाई साहब, ये डॉलर नहीं है, रुपी 16 बिलियन का ये किया है इन्होंने। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग भाई जनवरी 24, अभी रिसेंट की बात है, जनवरी 24 2024। ठीक है, तो फिर वही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मैजगॉन्ग डॉक लिमिटेड ने कहा कि भैया देखो 14 फास्ट पेट्रोल व्हीकल चाहिए हमें, और कॉन्ट्रैक्ट आपका 1070 करोड़ का हो गया है। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोगों ने करीबन 8-9 महीने के पुराने जितने भी एग्रीमेंट वगैरह हैं सब प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर लिया है। तो एग्रीमेंट वाला पोर्शन अभी हम लोगों का सारा खत्म हो गया, सारे एमओयूज सारे 10 महीने के हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बात